नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये कहानी है कि कैसे यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों ने समंदर के रास्ते खोजना शुरू किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह बिल्कुल सच है। जरा सोचकर देखिए, 15वीं सदी के यूरोप में एक चुटकी काली मिर्च की कीमत किसी आम आदमी की हफ्तों की कमाई के बराबर होती थी। ये मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि खाना खराब होने से भी बचाते थे और दवाइयों में भी काम आते थे। और मसालों की यही जबरदस्त भूख इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक यात्राओं की असली वजह बनी। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोग समंदर पार जाने के लिए इतने बेचैन हो गए। बात यह है कि 15वीं सदी का यूरोप एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था, और इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कारण थे। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ताकतें एक ही वक्त पर साथ आईं। एक तरफ स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में ताकतवर राजा रानी सत्ता में थे, जिनके पास हिम्मत भी थी और पैसा भी ऐसी जोखिम भरी यात्राओं पर लगाने के लिए। दूसरी तरफ जमीन के रास्ते एशिया से व्यापार करना मुश्किल और बहुत महंगा होता जा रहा था, इसलिए समंदर के नए रास्तों की सख्त जरूरत थी। और इन सबके ऊपर यूरोप में चल रहा था पुनर्जागरण का दौर, यानी ज्ञान और विज्ञान का एक नया सवेरा, जिसने लोगों के अंदर ये जोश भर दिया कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यूरोप के अंदर इन सब वजहों से देशों के बीच एक जबरदस्त रेस शुरू हो गई। अब हर कोई अनजाने समुंदरों को जीतने की दौड़ में शामिल होना चाहता था। यह सिर्फ नई जमीनें खोजना नहीं था, नहीं, ये असल में ताकत, दौलत और शोहरत हासिल करने की एक जंग थी। और इस दौड़ को शुरू करने वालों में सबसे बड़ा नाम था पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी का। उन्हें द नेविगेटर कहा जाता था। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने खुद कभी कोई लंबी समुद्री यात्रा नहीं की, लेकिन उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता कमाल की थी। उन्होंने उस दौर के बेस्ट नाविकों, नक्शा बनाने वालों और जहाज बनाने वालों को इकट्ठा किया और एक ऐसा सेंटर बनाया जिसने समुद्री खोज की पूरी तकनीक को ही बदल कर रख दिया। और फिर तो जैसे घटनाओं की एक अविश्वसनीय झड़ी लग गई। सोचिए, सिर्फ कुछ ही दशकों में कोलंबस ने एक नई दुनिया खोज निकाली। वास्को डी गामा समंदर के रास्ते घूमकर भारत पहुंच गए और मैगेलन के अभियान ने यह साबित कर दिया कि दुनिया वाकई गोल है। ये वो यात्राएं थीं जो बहुत तेजी से दुनिया के बारे में लोगों की समझ को बदल रही। बहुत जल्द खोज की ये यात्राएं सिर्फ खोज तक ही सीमित नहीं रहीं, ये जीत हासिल करने और बड़े बड़े साम्राज्य बनाने के प्रोजेक्ट्स में बदल गईं। और इस शुरुआती दौर में दो खिलाड़ी सबसे आगे थे, स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए। पुर्तगाल का फोकस था अफ्रीका और एशिया पर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज़रूरी बंदरगाहों पर अपनी किलेबंद चौकियां बना ली और समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया। उनका लक्ष्य था मसालों का ट्रेड कंट्रोल करना। वहीं दूसरी तरफ स्पेन ने अपना पूरा ध्यान अमेरिका पर लगाया। उनका मॉडल था जाओ, जीतो और अपनी बस्तियां बसाओ। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन दो नए नए ग्लोबल साम्राज्यों को चला कौन रहा था। वो कौन से आर्थिक इंजन थे जो इन्हें ताकत दे रहे थे। क्योंकि ये सब सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के बारे में नहीं था, असली खेल तो उस जमीन से निकलने वाली दौलत का था। पुर्तगाल की स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट थी। वो बड़े बड़े इलाकों पर हुकूमत करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने समंदर के सबसे जरूरी रास्तों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इससे क्या हुआ? मसालों जैसे कीमती सामान का पूरा व्यापार उनके हाथ में आ गया। ये एक तरह से समंदर पर बना हुआ एक व्यापारिक साम्राज्य था। अब स्पेन का मॉडल वह इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा आक्रामक था। वो सिर्फ व्यापारिक चौकियों से खुश नहीं थे। उन्होंने एज़टेक और इंका जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर हमला करके उन्हें हराया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया और वहाँ की खानों से बेहिसाब सोना और चांदी निकालकर यूरोप भेजा। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ था। अमेरिका से आने वाले सोने और चांदी के इस कभी ना खत्म होने वाले खजाने ने 16वीं सदी में स्पेन को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ यूरोप के ताकतवर होने की नहीं है। सबसे पहले यूरोप के लोगों के आने से वहाँ की लोकल संस्कृतियाँ और शासन के तरीके हमेशा के लिए बदल गए। दूसरा, दुनिया के संसाधनों पर कब्जे ने ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर ही बदल दिया। अब सब कुछ यूरोप के इर्द गिर्द घूमने लगा। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों ने दुनिया के कोने कोने तक अपने धर्म को फैलाया। तो कुल मिलाकर इस युग की जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है।
इसने स्थानीय समाजों को पूरी तरह से बदल दिया, दुनिया भर में दौलत किधर से किधर बहेगी ये तय किया, और इतिहास में पहली बार दुनिया के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़ गए। उस दौर के महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इन घटनाओं के महत्व को बिल्कुल सही पहचाना था। इन्हीं दो खोजों ने असल में उस मॉडर्न दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये जो बदलाव है ना, वो इन दो तस्वीरों में साफ दिखता है। एक तरफ है 17वीं सदी का एक छोटा सा ट्रेडिंग फोर्ट जिसका मकसद बस एक ही था, बिजनेस करना, और दूसरी तरफ है 19वीं सदी का पूरा औपनिवेशिक शासन, मतलब हजारों किलोमीटर जमीन पर सीधा पॉलिटिकल कंट्रोल। तो ये सफर व्यापार के इरादे से शुरू हुआ और सीधे सीधे हुकूमत तक जा पहुंचा। तो मैदान में कौन कौन था? देखिए, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन और फ्रांस अपनी ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ इस रेस में सबसे आगे थे। स्पेन और पुर्तगाल तो खैर पहले से ही इस खेल के पुराने खिलाड़ी थे। इन सब की आंखें टिकी थीं भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका और अफ्रीका के बेशकीमती संसाधनों पर। और यहीं पर खेल का नियम ही बदल गया। अब बात सिर्फ सामान खरीदने बेचने की नहीं रही। अब इन यूरोपीय ताकतों का मकसद था फौज के दम पर जमीन पर कब्जा करना और वहां हमेशा के लिए अपना शासन स्थापित करना। मतलब सिर्फ मुनाफा काफी नहीं था, अब उन्हें चाहिए था कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल। और जब इरादे ऐसे हों तो टकराव तो होना ही था। तो जाहिर है व्यापार के लिए जो होड़ थी वो अब जमीन पर कब्जे की एक खुली जंग बन गई। इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रूप था 7 Years वॉर। इसे दुनिया का पहला असली वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि भारत से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक लड़ा गया। ब्रिटेन और फ्रांस ये तय करने के लिए लड़ रहे थे कि दुनिया की अगली सुपर पावर कौन बनेगा। तो 1763 में जंग खत्म हुई और ब्रिटेन टॉप पर आ गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। कुछ ही सालों बाद अमेरिकी क्रांति ने इन साम्राज्यों को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी कि किसी पर हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उन्हें एक कड़ा सबक मिला, अगर सत्ता बनाए रखनी है तो लगातार फौज और चालाकियां जरूरी हैं। अभी तक जो हो रहा था वो तो बस एक हिस्सा था। असली गेम चेंजर तो अब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने यूरोप की ताकत को और उनके फैलने की रफ्तार को मानो रॉकेट की स्पीड दे दी। तो हुआ क्या? देखिए, ये एक साइकिल की तरह था। यूरोप में नई नई फैक्ट्रियां लगी जिन्हें चलाने के लिए चाहिए था कच्चा माल, ढेर सारा कच्चा माल। अब ये कपास, रबड़, चाय और खनिज कहां से आएगा? जाहिर है कॉलोनियों से। और इस लूट को आसान बनाने के लिए आ गई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बेहतर बंदूकें, स्टीम से चलने वाले जहाज। इनसे कब्जा करना बच्चों का खेल बन गया। तो बस ये चक्र चलता गया और तेजी से चलता गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि कब्जे की एक नई सुनामी आ गई। ब्रिटेन ने भारत पर अपना शिकंजा कस लिया, फ्रांस ने इंडो चाइना को अपनी कॉलोनी बना लिया और बेल्जियम ने कॉन्गो पर कब्जा कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो अफ्रीका और एशिया का बंटवारा हो रहा हो। तो एक तरफ तो ये साम्राज्य फैल रहे थे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। इस दबदबे का उन समाजों पर बहुत गहरा असर पड़ा जहां ये हुकूमत कर रहे थे। और ये एक नियम है, जहां भी दमन होगा वहां विरोध की आवाज उठेगी ही। मतलब ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा हो गया था। टैक्स कौन वसूलेगा, फैसले कौन सुनाएगा, सेना किसकी होगी, सब बाहर से तय होने लगा। वहां का समाज, वहां के संसाधन, यहां तक कि लोगों की पढ़ाई लिखाई और धर्म, सब कुछ यूरोप के फायदे के लिए बदल दिया गया। लेकिन वो पुराना सबक याद है ना, साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकते। और लोगों ने इस गुलामी को कभी चुपचाप सहा नहीं। कहीं छोटे मोटे विरोध हुए तो कहीं बड़े बड़े विद्रोह। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें तक हिला दी थीं। 19वीं सदी में यूरोपीय ताकतों के बीच दुनिया को आपस में बांटने की एक होड़ सी मची हुई थी, जिसे अफ्रीका के लिए हाथापाई भी कहा जाता है। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य भारत से लेकर मलेशिया तक फैला था, उधर फ्रांसीसी इंडो चाइना पर कब्जा किए हुए थे और डच इंडोनेशिया पर। और ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, असल में ये संसाधनों की एक ऐसी अंतहीन लूट थी जिसने यूरोप को बेतहाशा अमीर बना दिया। अब सवाल यह है कि मुट्ठी भर यूरोपीय लोग इतने बड़े बड़े इलाकों पर कंट्रोल कैसे रख पाते थे? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। बंदूकें, तोपें और एक विशाल रेलवे नेटवर्क, बस यही वो हथियार थे जिन्होंने इतनी दूर दूर की कॉलोनियों पर उनकी पकड़ को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था।
लेकिन इतनी मजबूत पकड़ के बावजूद अंदर ही अंदर विद्रोह की आग सुलग रही थी। 1857 में भारत का विद्रोह या अफ्रीका में ज़ुलू और मसाई का संघर्ष और 20वीं सदी आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे आंदोलनों ने इस संघर्ष को एक संगठित आवाज दे। तो एक तरफ तो ये धीमी आग सुलग ही रही थी और फिर आए 2 वर्ल्ड वॉर, और ये वर्ल्ड वॉर उस आग पर पेट्रोल की तरह साबित हुए। इन्होंने एक ऐसा बाहरी झटका दिया जिसने इन औपनिवेशिक ताकतों की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। अब जरा सोचिए, वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप दुनिया का सेंटर था, आर्थिक हो या सैनिक, हर तरह से। लेकिन युद्धों के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। यूरोप आर्थिक रूप से तबाह हो चुका था और मिलिट्री के लिहाज से भी बहुत कमजोर। अब वो अपने इतने बड़े बड़े साम्राज्यों का बोझ उठा ही नहीं सकते थे, और इसी खालीपन को भरने के लिए 2 नई महाशक्तियां सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ, और उनका कॉलोनियलिज्म पर नजरिया बिल्कुल अलग था। तो इन युद्धों ने सिर्फ यूरोप को कमजोर ही नहीं किया, बल्कि जो लोग उपनिवेशों में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन्हें एक नया जोश, एक नया हौसला दिया। उन्हें लगा कि भाई यही वो मौका है, यही वो पल है जब वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। और फिर वो दौर आया जब इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। 20वीं सदी के बीच में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ऐसी लहर उठी, बस एक के बाद एक डोमिनो की तरह देश आजाद होने लगे। इसकी शुरुआत हुई 1947 में भारत की आज़ादी से। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों को एक नई उम्मीद दी, उन्हें प्रेरित किया। और इसके बाद तो जैसे आज़ादी की एक बाढ़ सी आ गई। 1950 से लेकर 70 के दशक के बीच अफ्रीका के ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए, और उधर इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी अपनी आज़ादी हासिल कर ली। तो साम्राज्य तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है। आप देखिए, आज भी कई पुराने उपनिवेशों में यूरोपीय भाषाएं और उनके बनाए हुए कानूनी सिस्टम ही चल रहे हैं। जो रेलवे लाइनें और बंदरगाह उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए थे, वो आज भी उन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, भले ही उनका मकसद तब संसाधनों को बाहर ले जाना था। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, उसी लड़ाई ने इन देशों में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया।